बजट का जो आकार है ये दोगुने से अधिक बढ़ा है। 2016-17 के अंदर इस प्रदेश में जो बजट प्रस्तुत हुआ था वह 3,40,000 करोड़ रुपए का बजट था। और जब मेरे सहयोगी वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी ने सदन में बजट अपना प्रस्तुत किया 2023-24 का, तो उस बजट का आकार इस समय दोगुने से अधिक 6,90,000 करोड़ रुपए से अधिक का है। यह उत्तर प्रदेश के अर्थव्यवस्था के विस्तार को प्रस्तुत करता है। यह उत्तर प्रदेश के जीडीपी में हुई लगभग दोगुनी विकास की यानी प्रगति को प्रस्तुत करता है। उत्तर प्रदेश के पर कैपिटा इनकम में हुई वृद्धि को भी प्रस्तुत करता है। और उत्तर प्रदेश की जो यात्रा इस दौरान आगे बढ़ी है वो एक जन विश्वास पर आधारित एक यात्रा है, जहां पर हर एक तबके की अपनी जवाबदेही है। कोई अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकता। पूरी प्रतिबद्धता के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ हर एक तबका अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहा है और उसके बाद परिणाम सबके सामने है। सरकार किस प्रकार की होनी चाहिए? समस्याओं से मुख मोड़ने वाली नहीं, उसे चुनौती के रूप में स्वीकार करने वाली होनी चाहिए। सरकार ऐसी होनी चाहिए जो जनमानस के प्रति संवेदनशील हो, लेकिन भ्रष्टाचार और अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य भी कर सके। और मुझे बताते गौरव की अनुभूति हो रही है कि लगभग पिछले 6 वर्ष का यह कार्यकाल इन्हीं प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रख करके हमने प्रस्तुत किया। मैं कल यहां पर नेता विरोधी दल के पूरे वक्तव्य को सुन रहा था और वो अपनी बात को कह रहे थे। मुझे आश्चर्य हो रहा था कि जब वो कह रहे थे तो उन्हें इस बात पे प्रसन्नता हो रही थी कि उत्तर प्रदेश के पैरामीटर को पिछले पायदान पर धकेलने पर उन्हें प्रसन्नता हो रही थी। उत्तर प्रदेश पीछे क्यों भाग रहा था? सत्र के पहले हर एक क्षेत्र में पीछे क्यों जा रहा था? हम सब जानते हैं, हर व्यक्ति इस बात को जानता है, हर समस्या के 2 समाधान होते हैं। हर समस्या के 2 समाधान, भाग लो या जाओ, जैसे कि 6 वर्ष के अंदर किया गया। और दूसरा है जैसे नेता प्रतिपक्ष की सीट खाली है, भाग लो। और ये केवल यहीं पे नहीं हुआ है। हाँ, अभी भी आ रहा हूं। अभी तो ये शुरुआत है। अभी तो आप इतने बुजुर्ग हैं, इतने वरिष्ठ हैं, हम आपका बहुत सम्मान करते हैं। देखिए, आपका भी सम्मान करते हैं और शिवपाल जी का भी करते हैं। देखिए, उनको वहां सम्मान मिले ना मिले, हम तो करते ही सम्मान। और इसलिए आखिर इतने बड़े प्रदेश के प्रति हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी नहीं है? ये 25 करोड़ जनता के प्रतिनिधि के रूप में हम सभी सदन में बैठे हैं और ये जिम्मेदारी भी सामूहिक है। लेकिन क्या उस सामूहिक जिम्मेदारी के प्रति कभी हमने उस जवाबदेही को परिचय दिया?
कल नेता प्रतिपक्ष कह ही रहे थे कि अगर आप दावोस गए होते तो हो सकता है 50 लाख करोड़ का प्रस्ताव आता। उनको विश्वास हो गया ना कि प्रस्ताव आ रहे हैं। लेकिन ये जो 33 से 35 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव आए हैं, ये भी जन विश्वास और सरकार की क्रेडिबिलिटी का ही प्रतीक है। ये उसी का प्रतीक है। क्यों नहीं आता था 17 के पहले? और 2013 की उस वाकया को दुनिया थोड़े भूली होगी, जब कुंभ के बारे में एक प्रेजेंटेशन करने के लिए हार्वर्ड विश्वविद्यालय गए थे और चचा जान को जो है तलाशी से गुजरना पड़ा था। उसके बाद लोग विश्वविद्यालय ही नहीं पहुंच पाए। प्रदेश की क्या स्थिति हुई थी? हमने प्रदेश को कहां पहुंचाया था? किसी एक फील्ड में उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने का प्रयास किया होता, लेकिन महोदय, इस बजट में अगर आप देखेंगे तो हमने जनता से जो वायदे किए थे उन सबको भी उसमें समाहित किया है। 2022 के विधानसभा चुनाव के पहले लोक कल्याण संकल्प पत्र हमारी पार्टी ने जारी किया था और हमारी पार्टी ने जनता के सामने जो वायदे किए थे, कुल 130 संकल्प थे। अब आप लोग भी वैसे संकल्प जारी कर रहे हैं। पहले आप लोग अपना घोषणा पत्र घोषित करते थे, घोषणाएं बड़ी बड़ी होती थी, लेकिन वो कभी पूरी नहीं होती थी। एक घोषणा आप लोगों ने की थी 2016 में या अगस्त 16 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में आयोजित ओलंपिक गेम्स 2016 में पदक विजेता खिलाड़ियों को, देश के जो पदक विजेता खिलाड़ी थे उनके लिए घोषणा हुई थी कि उन्हें हम 1-1 करोड़ रुपए देंगे। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 6-7 महीने गुजर गए। खैर, मार्च में जनता ने इस लायक ही नहीं छोड़ा कि आप कुछ कर सकें। लेकिन इसमें बैडमिंटन में सुश्री पीवी सिंधु, कुश्ती में सुश्री साक्षी मलिक, जिम्नास्टिक में सुश्री दीपा कर्माकर, इन 3 खिलाड़ियों के लिए घोषणा हुई थी, लेकिन उनकी राशि नहीं मिल पाई। और फिर जब हमें जानकारी मिली कि घोषणा राज्य शासन की है, तो 26 जनवरी 2018 को हम 24 जनवरी को हमने इस 18 में इस कार्यक्रम को किया और 26 जनवरी को इन सभी खिलाड़ियों को प्रदेश सरकार की ओर से हम लोगों ने वो राशि उपलब्ध कराई। आप लोग घोषणा के अलावा करते क्या थे? लेकिन हम लोग संकल्प करते हैं और उन संकल्पों के आधार पर ही हम लोगों ने कार्य प्रारंभ किया है। गत वर्ष और इस वर्ष में सरकार गठित होने के बाद से लेकर के 130 में से 110 संकल्पों के लिए धनराशि की व्यवस्था हम लोगों ने बजट में करनी है और इसके लिए 64,700 करोड़ रुपए से अधिक की राशि की गई है। 64,700 करोड़ रुपए से अधिक की राशि इसके लिए हम लोगों ने प्रस्तावित की है। इस राशि का उपयोग प्रदेश के अंदर उन सभी योजनाओं को जो प्रदेश के अंदर गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के विभिन्न तबकों के लिए, उनके हितों के लिए लोक कल्याण पत्र के संकल्प पत्र की भावनाओं के अनुरूप होगा, उसके लिए इतनी धनराशि की व्यवस्था भी इस संकल्प में की गई है और वह
एक जो हमारे संकल्प पत्र को यहां पर कल माननीय नेता विरोधी दल प्रस्तुत कर रहे थे, पढ़ रहे थे, उसके बारे में भी उचित होगा कि हम आपको बता दें और आप उसको फिर याद कर सकेंगे तो अच्छा होगा। उसको याद होना भी चाहिए, पढ़ना भी चाहिए। महोदय, वित्तीय प्रबंधन कैसे होना चाहिए और किस रूप में पिछली सरकारों में व्यापक कर चोरी होती थी, कैसे उसमें लिप्त थे हर तबके के लोग, कैसे प्रदेश के विकास को बाधित करते थे, उसके बहुत सारे नमूने मिलेंगे आपको। केक की रिपोर्ट में मिलेंगे, विभिन्न प्रकार की जो जांचें चल रही हैं उसमें भी मिलेंगे। एक है मेरे पास ईडा का, यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी, ये है इसमें हाउ ईडा वेंट फ्रॉम 642 करोड़ लॉस इन 2016 टू रिकॉर्ड प्रॉफिट इन जस्ट 6 ईयर्स। यानी 2016 तक कैसे यह 642 करोड़ रुपए के लॉस पे गया और पिछले 6 वर्ष के अंदर कैसे वह रिकॉर्ड प्रॉफिट की तरफ गया है, यह एक उदाहरण है आपके सामने। क्या बात करते थे ये लोग, कहते थे कि साहब नोएडा कोई मुख्यमंत्री जाएगा तो दोबारा नहीं आ सकता है। और जब मैं गया था तो नेता विरोधी दल उस समय कहते थे अब तो मैं पक्का मान लिया दोबारा नहीं। मैं कहा डंके की चोट पे आऊंगा दोबारा। ये थोड़ा देखे होते ना तो मुझे लगता है ज्यादा आप लोगों को अच्छा लगता कि सरकार कैसे कार्य कर रही है और कैसे आप कर रहे थे। 2016-17 में जो राज्य कर का राजस्व था वो कुल 86,000 करोड़ रुपए आता था और इस बार ये जो वित्तीय वर्ष अभी 22-23 का चल रहा है 31 मार्च तक जो हम कुल रेवेन्यू लेके आने जा रहे हैं वह है 2,20,000 करोड़ रुपए से अधिक। 86,000 और 2,20,000 करोड़, आप दुगने की बात कर रहे हैं, दुगने से ज्यादा है। सेल टैक्स में जो आज जीएसटी के रूप में आया है, आपके समय में कुल 49,000 करोड़ रुपए से लेकर 51,000 करोड़ रुपए आता था 16-17 में। आज महोदय यही 22-23 में इस वित्तीय वर्ष में 1,24,000 करोड़ रुपए से अधिक का पार करने लगा। एक्साइज में जगह जगह जो है इन लोगों ने एक माफिया को पूरी तरह हावी करवा दिया था हर जिले में। अभी मैं आऊंगा उस पर भी। स्टेट एक्साइज से प्रदेश को 16-17 में कुल मिले थे 12,000 करोड़ रुपए से अधिक, कुछ 12,000 करोड़ के आसपास पैसा मिला था और इस बार 22-23 में मिलने जा रहा है 45,000 करोड़ रुपए। 45,000 पैसा किसके पास ज्यादा था? ये किसके पास ये पैसा जाता था? ऐसे ही थोड़े कोई खरीद दे रहा है इंग्लैंड में होटल, ऑस्ट्रेलिया में टापू, ऐसे थोड़े खरीद रहे आप। ये सब प्रदेश को लूट करके खरीदा गया है। महोदय, मुझे बताते हुए आज प्रसन्नता है, उत्तर प्रदेश हमारा राज्य आज रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है। हमारे पास आज के दिन पर जो बढ़ा हुआ राजस्व है यह हमारे यहां लोक कल्याण का आधार भी बन रहा है। गरीबों के लिए, अन्नदाता किसानों के लिए
माता और बेटियों के लिए, नौजवानों के लिए, इन सबके कल्याण का भी आधार बन रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का भी आधार बन रहा है। रेवेन्यू सरप्लस यूपी जैसे स्टेट में, जिसको आप लोगों ने बीमारू बना दिया था, आज वो बीमारू से उभर चुका है। आज देश की बड़ी अर्थव्यवस्था में उभर रहा है और मैं कह सकता हूं, अभी हमारा पहला ग्राउंड ब्रेकिंग होने दीजिए, उत्तर प्रदेश देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था होगी और उसके बाद अगले 5 वर्ष के अंदर आप देखना, देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में उत्तर प्रदेश होगा। महोदय, ये तब हुआ है जब हम लोगों ने पिछले 5 वर्ष में कोई अतिरिक्त टैक्स प्रदेश की जनता जनार्दन पे नहीं लगाया। पेट्रोल और डीजल के दाम अगल बगल के स्टेट में जाके देखिए, यूपी में सबसे कम है, मिनिमम है। पेट्रोल, डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ने का मतलब हर उपभोक्ता वस्तु का, हर एक उसका दाम बढ़ जाना। लेकिन उत्तर प्रदेश में जीएसटी देने के लिए आज हमारा व्यापारी बंधु तावला है, कह रहा साहब हम रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। 26 लाख से अधिक व्यापारी वर्तमान में जीएसटी में अपना रजिस्ट्रेशन किया है और यही नहीं, लगातार कर रहा है। और सरकार ने भी हर एक व्यापारी को 10 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा का कवर भी उपलब्ध करवाया है। तो फिर जाति 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 ये सब चलाने लगते हैं। महोदय, बड़ी विचित्र सी स्थिति है, कोई मुद्दा ना मिले तो उसी को फिर उठा करके और फिर समाज के ध्यान को हटाने का प्रयास होता है। विकास से के मुद्दे से, डेवलपमेंट के मुद्दे से, निवेश के मुद्दे से जनता के ध्यान को हटाने का प्रयास होता है और यही तो हो रहा है, यही करने का प्रयास हुआ। महोदय, प्रदेश के अंदर वित्तीय प्रबंधन का और नमूना मैं देता हूं। 2016-17 में जो बजट प्रस्तुत हुआ था, उसमें राज्य का जो अपने रेवेन्यू थे, कुल सोर्स थे, उसमें से केवल 33% का ही उपयोग हो पाया, यानी 33% ही उसमें योगदान कर रहा था। और आज जब खन्ना जी बजट को प्रस्तुत करते हैं 22-23 में, तो इसका कंट्रीब्यूशन 44% है, 44% है। 16-17 में ऋणों से वित्त का जो बजट पोषण होता था, वित्त पोषण जो होता था बजट का, वह 20% था और 23-24 में यह घटकर के आज मात्र 16% हो गया है। यानी आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ते हुए कदम है। पूर्व के बजट, पहले पूर्व के बजट के लिए ही 8%, यानी बजट में 8% जो राशि थी वह तो ऋणों के ही ब्याज में चुकता हो जाती थी। आज घटकर के लगभग 6.5% पर आया है। 22-23 में 6.5 पर आ गया है। इसको और कम करने का प्रयास हो रहा है। बजट का दायरा बढ़ा है, हम उसको कम करने का प्रयास कर रहे हैं। और महोदय, जो प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार से जुड़ा हुआ जो सेक्टर है, अगर हम 16-17 की तुलना में देखें तो यह दुगने से अधिक बढ़ा है। आज 1,56,000 करोड़ रुपए की राशि केवल, यानी 1,47,000 करोड़ रुपए की राशि प्रदेश के अंदर कैपिटल एक्सपेंडिचर पर ही खर्च होगा। एक बड़ी राशि है, पहले की तुलना में दुगने से अधिक राशि है। और प्रदेश के अंदर निर्यात, कल कह रहे थे नेता विरोधी दल कि ओडीओपी क्या हो गया। ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, जिसने यहां की परंपरागत उत्पाद को
एमएसएमई को एक नया जीवन दिया है और एमएसएमई को नया जीवन देने का परिणाम है उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट का एक हब बना है। आज उत्तर प्रदेश 16-17 की तुलना में दोगुने से अधिक एक्सपोर्ट कर रहा है। 1,56,000 करोड़ रुपए से अधिक एक्सपोर्ट हमारा केवल 21-22 में ही पहुंच चुका है। लेकिन ये सच है कि आप ओडीओपी तो नहीं दे पाए, लेकिन वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया जरूर दे दिए थे। वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया, कौन जिला ऐसा नहीं था जिसमें एक नया माफिया न खड़ा हुआ? कौन जिला था? कहीं संगठित अपराध में लिप्त माफिया थे, कहीं खनन माफिया थे, कहीं पशु माफिया थे, कहीं वन माफिया थे, कहीं भू माफिया थे। और ये आम उत्तर प्रदेशवासी जानता है इस बात को। आम उत्तर प्रदेशवासी इस बात को करता है। हर व्यक्ति इस बात को जानता है। लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की अभिनव योजना प्रदेश की एमएसएमई को देश के अंदर और दुनिया के अंदर एक नई पहचान दिलाने के लिए प्रस्तुत की थी। आज वो दुनिया की लोकप्रिय योजनाओं में से एक हो चुकी है। वैश्विक मंच पर आप देखते होंगे जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी दुनिया में कहीं जाते हैं और दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों को उत्तर प्रदेश की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से जुड़ी हुई किसी एक प्रतिकृति को उपलब्ध करवाते हैं, वह कलाकार, वह हस्तशिल्पी, वह कारीगर भी गौरवान्वित होता है। उसका बिजनेस वैश्विक मान्यता प्राप्त करता है। जियो टैग मिल रहे हैं, मार्केट में ओडीओपी छा रही है, यूनियन बजट का एक पार्ट बनता है। इस पर गौरव की अनुभूति करने के बजाय इसकी हम तौहीन करें, ये तो हम अपने हस्तशिल्पियों का, अपने कारीगरों का अपमान कर रहे हैं। उनको हम लोग हतोत्साहित कर रहे हैं। हमें तो उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। वो हमारी उपलब्धि है, हमारी विरासत का हिस्सा है। आपके लिए जाति का विषय हो सकता है, हमारे लिए एक हस्तशिल्पी, एक कारीगर की कला का, उसके हुनर का सम्मान है। और उसको सम्मान देने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए हम लोगों ने अनेक प्रकार की योजनाएं चालू की हैं। इसकी हम चर्चा भी करेंगे। महोदय, हर बजट, इस बजट में जो व्यवस्था की गई है, अन्य क्षेत्रों में अलग अलग सेक्टर में अलग अलग कार्य किए गए, और इसमें खासतौर पर बैंकिंग सेक्टर में अगर हम देखेंगे 2012 से 17 के बीच में जो बैंकिंग व्यवसाय था उत्तर प्रदेश में, वो कुल 12,79,995 करोड़ रुपए का हुआ था। और 17 से 22 के बीच में यह बढ़ करके 22,06,000 करोड़ रुपए से अधिक का हुआ है, केवल बैंकिंग व्यवसाय। सीडी रेशियो, बैंकों की जो पूंजी जमा हुई है उसमें से कितना पैसा यहां के यूथ को, यहां के उद्यमियों को लोन के रूप में मिला है, जो पहले 17 में मात्र 46% था, आज ये बढ़ करके लगभग 55% से अधिक हो रहा है, 55% क्रॉस कर रहा है। महोदय, 17 से 22 के बीच में 9,52,000 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण भी वितरित हुआ है। यानी एक वह तस्वीर सबके सामने आ रही है उत्तर प्रदेश की उन नौजवानों के आकांक्षाओं को पूर्ति करने का माध्यम कैसे बैंक, वित्तीय संस्थाएं बन रही हैं, उसकी एक झलक ही प्रस्तुत करता है। ये रोजगार का सृजन करता है, यूथ के मन में एक विश्वास भरता है, निजी निवेश को प्रोत्साहित करता है।
कारीगरों के हुनर को प्रोत्साहित करता, उसको आगे बढ़ाने का कार्य करता है, राज्य की श्रम शक्ति का सम्मान करता है और अर्थव्यवस्था में भी संतुलन लाने का कार्य करता है। भविष्य में और अधिक उत्पादन करने की क्षमता की भी आपके पोटेंशियल को देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत करता है। आज ये प्रदेश उस दिशा में आगे बढ़ा है और उसी के लिए आज हम लोगों ने, जब यहां पे चर्चा हुई, चर्चा होने लग गई कि आखिर कैसे इस 1 ट्रिलियन की बात कर रहे थे। उन्नीस 1946 की घटना है जब भारत के संविधान निर्माण की कार्रवाई प्रारंभ हुई। पहली बैठक थी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपना जो भाषण दिया था, बहुत महत्वपूर्ण भाषण है। उन्होंने उस समय कुछ बात कही थी। उन्होंने कहा था कि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि इति को लेकर नहीं, अर्थ को लेकर के चिंता होनी चाहिए। अर्थात लक्ष्य साफ है, प्रश्न है उसे पाने के लिए शुरुआत कैसे करें। इति को नहीं बल्कि अर्थ को लेकर के चिंता होनी चाहिए, यानी शुरुआत कैसे होनी है। शुरुआत अच्छी होगी तो परिणाम भी अच्छा आएगा। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने सिर्फ भारत के संविधान के शिल्पी के रूप में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को हर भारतवासी सम्मान की दृष्टि से देखता है, अपार श्रद्धा का भाव रखता है। और जो बात उस समय कही थी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, उसी को ध्यान में रख करके हम लोगों ने भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से प्रदेश के अंदर देश की आबादी के सबसे बड़े राज्य में कि क्या भूमिका हो सकती है, उत्तर प्रदेश कैसे इस भूमिका का निर्वहन कर सकता है। 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी अगर भारत को बनना है तो क्या उत्तर प्रदेश को अपनी आबादी के हिसाब से कंट्रीब्यूशन नहीं करना चाहिए। आज हमारा योगदान क्या है, हर 16-17वां व्यक्ति देश का हर उत्तर प्रदेश में है। साढ़े पांच से लेकर 6.5 व्यक्ति, यानी में से एक व्यक्ति, एक पौवा भाग उत्तर प्रदेश के अंदर निवास कर रहा है। लेकिन क्या उतना कंट्रीब्यूशन हमारा है। भारत की जीडीपी में उत्तर प्रदेश का योगदान अभी तक मात्र 8% है। इसको बढ़ा के 16 से 20% तक पहुंचाना है। और उत्तर प्रदेश जिस रास्ते पर चला है ये होगा, है संभावना यूपी के अंदर। और उसी को प्राप्त करने के लिए हम लोगों ने कार्य प्रारंभ किया। नेता विरोधी दल तो कल इसी पे प्रश्न लगा रहे थे, प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे थे, क्या ये संभव हो पाएगा। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि कैसी बात कर रहे हैं, क्यों नहीं हो सकता है।